Hi everyone, welcome to MBA पाठशाला. Hope you guys are doing well. This is Vijay, your LRDI mentor. आज के पर्टिकुलर सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, राइट? दैट इज LRDI सेक्शन इज द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन इन द कैट पेपर, राइट? और इसी टॉपिक का सोल्यूशन बेसिकली मैं आपके लिए लेके आया हूँ, राइट? सो इफ यू आर एन एस्पिरेंट फॉर कैट 26 एंड अगर तुम अभी फिलहाल डर रहे हो कि LRDI कैसे हैंडल करेंगे, हमारा अगले एक साल का पूरा रोड मैप क्या होने वाला है, किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए सो दैट ये इतना जो ड्रेडेड सेक्शन है, द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन जो हर कोई यही प्री एज्यूम करता है, वो हमारे लिए इतना डिफिकल्ट ना रह जाए। उसको हम कंफर्टेबली अपना एक लाइक सबसे अपना बेस्ट सेक्शन कैसे बना सकते हैं, राइट? तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं एंड इसी के साथ एक हम रोड मैप भी डेवलप करेंगे सो दैट एनी स्टूडेंट हु इज स्टार्टिंग, लेट से अज्यूम करते हैं कि नवंबर से स्टार्ट कर रहा है, 1 नवंबर से स्टार्ट कर रहा है एंड अगले नवंबर तक का प्रेपरेशन कर रहा है। सो ऑल इन ऑल इट बिकम्स अ टोटल ऑफ 13 मंथ्स। सो 13 मंथ्स में हम क्या एक्चुअली में कर सकते हैं और किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए कि हम ये सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, राइट? सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन में हम किन तीन मेन चीजों पे बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू देना चाहता हूं कि LRDI सेक्शन है क्या। अब है क्या, मैं सिर्फ सिलेबस नहीं बताना चाहता हूं, मैं है क्या मैं ये आपको ये समझाना चाहता हूं कि LRDI सेक्शन में आपसे एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है, किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे आपसे ऑपरेट करने का एक्सपेक्टेशन वो रखता है, राइट? क्या क्या मेन आइडियाज हैं, क्या क्या मेन आपको लॉजिकल फ्रेमवर्क समझने हैं, किस तरीके से पैटर्न्स आपको रिकॉग्नाइज करना है, वो सारी चीजें क्या एक तरीके से आपका पेपर में फिट करी जाती है, राइट? सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली LRDI सेक्शन। तो हम थोड़ा सा समझेंगे कि क्या होता है LRDI सेक्शन में। दूसरा, जो हमारा पूरा एक साल का रोड मैप है ना, इसको मैंने आपके लिए 3 फेजेस में ब्रेक कर रखा है। उन 3 फेजेस को इंडिविजुअली हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे टैकल करना एंड लास्ट में सेलेक्टिंग द राइट कोर्स फॉर योरसेल्फ लिखा है मैंने। तो स्पेसिफिकली ये सब कुछ बताने के बाद मैं पुश करूंगा, राइट, कि अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच यहां से देख रहे हो जिसमें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपरेशन कराई जाए, राइट, एंड आप कर सकते हो, विच इंक्लूड्स एवरी बिट्स एंड पीसेस ऑफ द एंटायर प्रिपरेशन, पूरी साइकिल का सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। तो वो मैं आपको एक कोर्स का लेआउट भी बताऊंगा, किस तरीके से मैं आपको वो पर्टिकुलर कोर्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, वो सारी चीजें तो वो भी मैं इसी पर्टिकुलर सेशन में ही एक्चुअली में कवर करूंगा। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट आइडिया कि हमारा LRDI सेक्शन है क्या, राइट? अंडरस्टैंडिंग LRDI। तो LRDI नाम से तो बड़ा सिंपल है, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, राइट? उसके दो पार्ट्स है, LR दैट इज बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग and the second part DI that is data interpretation। अब ये तो ही बड़ी बेसिक सी बात कि फुल फॉर्म तुमने लिख दिया। अब है क्या लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन में जो दूसरा पार्ट है सबसे पहले, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी आपने इकोनॉमिक टाइम्स उठाया या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड उठाया, राइट, कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर जहां पे फैक्ट्स फिगर्स कुछ भी हो सकता है, एनी वॉक ऑफ योर लाइफ जहां पे आपको डेटा दिख रहा है। डेटा मतलब समझते हो ना, कुछ नंबर्स है, ढेर सारे नंबर्स है, रोज कॉलम्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अलग अलग टाइप के ग्राफ्स हैं। सो एनी वॉक ऑफ योर लाइफ जहां पे इस तरीके से आपका डेटा दिया हुआ है, उस डेटा को एक कॉम्प्रिहेंसिव नेचर से देखना, उन सारे अलग अलग डेटा पॉइंट्स के बीच में कोरिलेशन स्टैब्लिश करना, उन्हीं कोरिलेशंस के बीच में कुछ कैलकुलेशन करना। नाउ दोस कैलकुलेशन विल बी मैथमेटिकल इन नेचर। एवरेज हो सकता है, राइट, क्यूमुलेटिव एवरेज हो सकता है, परसेंटेज इंक्रीज हो सकता है, परसेंटेज डिक्रीज हो सकता है, एनीथिंग फॉर दैट मैटर। स्टैटिस्टिकल टूल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, भाई मीडियन क्या है, मोड क्या है, राइट, सब कुछ, राइट, पैटर्न क्या बन रहा है, वैल्यूज में इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, राइट, ये सब कुछ बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन के परव्यू में आता है। फॉर एग्जाम्पल, एनी वॉक ऑफ योर लाइफ का मतलब क्या बोलना चाह रहा था मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम कुछ भी करते हो, जैसे मान लो इकोनॉमिक सर्वे आया। अब इकोनॉमिक सर्वे को जब हम रीड करते हैं तो बहुत बार वैल्यूज
लैंग्वेज में तो लिखी रहती है, बट उसका सिंपल इंटरप्रिटेशन इवेंचुअली हमारा एक ग्राफ में बन के आता है। उसी ग्राफ को दे दिया जाए और उसी पे आपसे बैठ के कैलकुलेशन कराया जाए। दैट इज बेसिकली व्हाट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, और कुछ नहीं है कि भाई लास्ट ईयर हमारा सपोज इंडिया का टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इतना ट्रिलियन था, अगले साल इतना ट्रिलियन हो गया, तो कितना परसेंटेज का हमारा इंक्रीज और फॉर दैट मैटर लेट्स से डिक्रीज हुआ। दैट बेसिक कैलकुलेशन कम्स अंडर द परव्यू ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। सो डेटा इंटरप्रिटेशन में अलग अलग सेट ऑफ वैल्यूज किसी तरीके से किसी भी चीज की दी जाती है, उसमें हम कैलकुलेशन वगैरह कर रहे होते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन का तो सिंपल मीनिंग में ये अर्थ है। लॉजिकल रीजनिंग ऑन द अदर हैंड इज मोर अबाउट लॉजिकल इन्फरेंसेस, राइट? जब हम चीजों को लॉजिकली कनेक्ट करते हैं, नाउ दोज लॉजिकल रीजनिंग प्रॉब्लम्स कुड कम अंडर लाइक डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, 5 लोग को बैठाना है, एक लीनियर टेबल है, उस टेबल पे इनके बीच में ऐसे शफलिंग होनी है, इसके बगल में नहीं है, इसके बगल में नहीं, इन दोनों के बीच में 2 लोग आए, दो काइंड ऑफ कंडीशंस इन्वॉल्व करके एक अरेंजमेंट अगर बनाई जाए, दैट बिकम्स लीनियर अरेंजमेंट। यही टेबल का शेप चेंज करके अगर एक सर्कुलर फॉर्म में लेके आ जाए, दैट बिकम्स अ सर्कुलर अरेंजमेंट। मान लो आप 5 लोग हैं, 5 मूवीज देखने जा रहे हैं, 5 अलग अलग दिन देखने गए, 5 अलग अलग उन्होंने स्नैक्स ऑर्डर किए, और हर पर्सन अलग दिन अलग मूवी अलग स्नैक ऑर्डर करता है, और इनको मेरे को एक मैच कराना है, मेरे को पूरा बताना है कि ये पर्सन ने इस दिन ये मूवी और ये स्नैक खाया। दैट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन वाला पार्ट बिकम्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो समझ रहे हो, जो आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप चीजें एक्सपीरियंस करते हो, उन्हीं चीजों के अराउंड आपका एक लॉजिकल रीजनिंग का प्रॉब्लम भी बन सकता है। मोर एडवांस्ड इन नेचर कुड बी डेली लाइफ में आप कुछ चीजें पजल्स के तौर पे खेलते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, स्नूकर खेलते हो, कोई पूल खेला हो, तो स्नूकर में जो पॉइंट्स का सिस्टम है, जो स्कोरिंग सिस्टम है, राइट, कि रेड मारेंगे तो 1 मिलेगा, फिर कलर बॉल लेंगे तो उसका कलर का अलग पॉइंट होगा। सीक्वेंसेस बन सकते हैं कि रेड पॉट हुआ, ब्लू पॉट हुआ, फिर रेड पॉट हुआ, फिर पिंक पॉट हुआ, रेड पॉट हुआ, ब्लैक पॉट हुआ। उन सीक्वेंसेस पे एक पजल बनाया जा सकता है। चेस आप खेलते हो, फॉर एग्जाम्पल, चेस में आपको मूव डिस्क्राइब कर दी जाए, रूल्स लिख दिए जाए कि बिशप ऐसे चलेगा, रुक ऐसे चलेगा, क्वीन ऐसे चलेगी, उसमें फिर आपका एक ग्रिड बना के किसी पर्टिकुलर पीस का पोजीशन दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये कहां कहां अटैक कर सकता है। दैट इज ऑल्सो लॉजिकल रीजनिंग प्रॉब्लम। तो कुछ भी हो सकता है, एनी वॉक ऑफ योर लाइफ कुड बी फ्रेम्ड लाइक अ लॉजिकल रीजनिंग प्रॉब्लम। सो ये होता है एक्चुअली में लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपको लैंग्वेज से इंफॉर्मेशन गैदर करके अलग अलग चीजों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करके एक सिचुएशन को आपको एनालाइज करना पड़ता है। दैट इज व्हाट इज बेसिकली अ लॉजिकल रीजनिंग प्रॉब्लम। तो एलआरडीआई एज अ सेक्शन अगर आप देखो तो इन्हीं चीजों का एमलगमेशन है, कॉम्बिनेशन है, राइट? नंबर्स, लॉजिक, इन दोनों को हम साथ में लेके आए, दिस मेक्स द एंटायर सेक्शन। बाकी एरिया कुछ भी हो सकता है, एरिया कुड बी गेम्स एंड टूर्नामेंट, बट उसमें जो इनहेरेंट लॉजिक है वो यही है, कुछ नंबर क्रंचिंग का स्किल होगा, कुछ अरेंजमेंट का स्किल होगा, और कुछ आपको मैच कराने वाला स्किल होगा, पैटर्न रिकग्नाइज करने पड़ेंगे। दीज आर द कोर एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो जब आपसे ये सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपसे यही एक्सपेक्ट करा जाता है कि इन अलग अलग एरियाज को आप कितने अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो, राइट? एंड कनेक्शंस कितने बना सकते हो, बिकॉज कनेक्शंस जितने ज्यादा स्ट्रांग बना पाओगे, जितना आप कोरिलेट कर पाओगे चीजें, जितना रिटेन कर पाओगे, उतना आपका एलआरडीआई का सेक्शन इजी पड़ता है, राइट? सो एलआरडीआई सेक्शन एज अ होल आपको रियलाइज करना है कि अलग अलग वॉक्स ऑफ योर लाइफ में आप जो चीजें एक्सपीरियंस करते हो, उन्हीं चीजों से मिलकर आपका एक एलआरडीआई सेट आता है। इसीलिए सिर्फ आपको ये नहीं समझना है कि ये सिर्फ लीनियर अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है, ये सिर्फ एक टैबुलर फॉर्म ऑफ डेटा दिया हुआ है, उसमें एवरेज निकालना है। नहीं, आपको मेन समझना है कि वो एक कॉमन चीज होगी जो आप एक्सपीरियंस करते हो, कहीं ना कहीं आपने लिखी हुई देखी होगी। ठीक है, पॉइंट्स टेबल हो सकता है, तुम्हारा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, सो उसी पॉइंट्स टेबल के अराउंड कुछ कैलकुलेशन हो सकता है। इसीलिए जब हम एक्चुअली में एलआरडीए की प्रिपरेशन करना भी स्टार्ट करते हैं ना, तो मैं स्पेसिफिकली आपको यही बोलता हूं कि आप सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड मत रहो। कहीं पे भी तुम्हें डेटा मिल रहा है, कहीं लॉजिक मिल रहा है, तो आप वहां से भी चीजें सीखने की कोशिश करो। बिकॉज इन रीसेंट ईयर, कैट 2016 और ऑनवर्ड्स, पजल्स वगैरह काफी आने स्टार्ट हो गए, राइट? नंबर ब्रेकिंग के स्किल्स काफी आने स्टार्ट हो गए। तो सिर्फ अगर आप लीनियर अरेंजमेंट करते रह जाओगे, सर्कुलर अरेंजमेंट करते रह जाओगे, डेटा इंटरप्रिटेशन की कोर सेट्स करते रह जाओगे, तो उतने से काम नहीं होगा। यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग पजल्स अ लॉट मोर, राइट? तो इनिशियल क्लासेस में आपको फंडामेंटल सेशंस में ये सब भी कराता हूँ कि कैकेरो खेलो, फुटोशिकी खेलो, सुडोकू खेलो, बिकॉज उनका इंप्लीमेंटेशन हमारे इन सेट्स में एक्चुअली में
होता है, राइट? सो आई होप यू गॉट अ ब्रीफ अमाउंट ऑफ आइडिया कि लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली है क्या, राइट? एक सिंपल आइडिया। नाउ हाउ डू एक्चुअली स्टार्ट प्रिपेयरिंग? तो मैंने इनको 3 फेजेस में ब्रेक कर रखा है। जो हमारा पहला फेज है दैट इज बेसिकली योर फाउंडेशन फेज। तो अब आप प्रिपरेशन के टर्म्स में बात करना स्टार्ट करोगे, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि लेट्स से अ कैंडिडेट या फिर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को लेट्स से अभी देख रहे हो फॉर एग्जांपल लेट अक्टूबर तक, नवंबर के फर्स्ट वीक में, तो आई हैव अज्यूम्ड, राइट, मोटा मोटा कि हमने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया लेट्स से नवंबर मंथ से। अब ये जो फाउंडेशन फेज होना चाहिए, फाउंडेशन फेज में बेसिकली हम अपना प्राइमरीली जो कोर आइडियाज है ना हमारे सिलेबस के, उनको एक्चुअली में कवर करते हैं। सबसे पहले उनका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर करते हैं और हम सीखने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पे नई नई लर्निंग्स हमें मिलती है, अलग अलग टाइप के सेट सॉल्व करने को मिलते हैं। तो ये है हमारा बेसिकली फाउंडेशन स्टेज। और ये फाउंडेशन स्टेज मैंने ब्रेक कर रखा है, एक आइडियल टाइम इसका होना चाहिए नवंबर 25 से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अप्रैल 26 तक, नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक। सो दैट बिकम्स नेक्स्ट ईयर के 4 मंथ्स एंड इस ईयर के 2 मंथ्स जो हमारे नवंबर एंड दिसंबर है। तो 6 मंथ्स में हमारा एक फाउंडेशन लाइक बैकग्राउंड बहुत अच्छा बन सकता है। नाउ इस फाउंडेशन फेज में अगर मैं आपको कोर सिलेबस के कोर आइडियाज अगर मैं आपको बोलूं क्या क्या है जो हमें इन पहले 6 महीने में कवर कर रहे हैं, और वो ऐसे आइडियाज है जिसपे एडवांस लेवल पे भी हम जब पहुंचेंगे कुछ टॉपिक्स में, तो उसी पे वो सारी चीजें एक्चुअली में बेस्ड भी होंगी। सो हमें जो कोर आइडियाज एलआरडी के सिलेबस में फाउंडेशन स्टेज में कवर करने चाहिए, वो हमारा पहला तो अरेंजमेंट वाला पार्ट है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशंस, थर्ड ग्रुपिंग्स एंड कंडीशनैलिटीज। ग्रुपिंग एंड कंडीशनैलिटीज एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फिर भी आपको अरेंजमेंट टाइप के कंडीशंस देगा। ग्रुपिंग एंड कंडीशनैलिटीज में हम ग्रुप्स फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, एंड उससे भी ज्यादा इसमें कंडीशनल लैंग्वेज का हमें थीम एक्चुअली में इन्वॉल्व होते हुए दिखता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो पूरे एलआरडीए में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ग्रुपिंग एंड कंडीशनैलिटीज में उसका बेसिक्स कवर करने को मिलता है। तो ग्रुपिंग्स एंड कंडीशनैलिटीज, राइट, ग्रुपिंग्स एंड कंडीशनैलिटीज। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेजर चीज होना चाहिए, ये एलआर का आपका बहुत इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेजर पार्ट है वो कैलकुलेटिव डीआई है। अलग अलग टाइप के जो हमारे डायग्राम्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, चाहे वो टैबुलर फॉर्म हो, चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे वो बार ग्राफ हो, चाहे वो लाइन ग्राफ हो, या फिर मिक्स टेबल्स, वो सब कुछ हमारा कैलकुलेटिव डीआई के डोमेन में आता है। सो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, डिफरेंट चार्ट्स, राइट, डिफरेंट चार्ट्स। एंड उसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अ ब्लेंड ऑफ बोथ, दैट इज स्टार्टिंग के कुछ पार्ट्स जिसमें अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुपिंग, कंडीशनैलिटीज वगैरह सा, और इसके साथ चार्ट्स कंबाइन करके हमें ऐसे सेट सॉल्व करने पड़ेंगे फाउंडेशन स्टेज में भी, जहां पे हम लॉजिक भी लगा रहे हैं और हम डेटा क्रंच भी कर रहे हैं। सो दैट इज बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग कंबाइंड विद डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट, जिसको आप और बेटर तरीके से बोलते हो दैट इज बेसिकली लॉजिकल डेटा इंटरप्रिटेशन, एलडीआई या लॉजिकल डीआई, राइट। ये है हमारा फर्स्ट फेस। अब इसमें बहुत सारे टॉपिक मैंने फिलहाल नहीं लिखे, मैंने इसमें वेन डायग्राम नहीं लिखा है, मैंने इसमें गेम्स एंड टूर्नामेंट नहीं लिखा है, तो वो भी आपको फर्स्ट फेज में करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वेन डायग्राम्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, रूट्स एंड नेटवर्क, शेड्यूलिंग, ये सब कुछ इन्हीं से मिला मिला के अलग टॉपिक्स आपके बनाए गए, राइट। वेन डायग्राम इज मोर ऑफ मैथमेटिकल इन नेचर, बट वेन डायग्राम से पहुंचने से पहले लॉजिकल डीआई में आपको इक्वेशंस वगैरह काफी काफी सिंपल सिनेरियोज में आपको इन्वॉल्व होते देखेंगे। जब आप वो सब कुछ कर लोगे तो वेन डायग्राम का बेसिक हम सेकेंड फेज में सीख के फिर वहां से हम वेन डायग्राम और उसके सब्सिक्वेंट टॉपिक्स भी एक्चुअली में हैंडल कर सकते हैं। बट जो हमारा कोर पार्ट है जिसमें हमें इनिशियली फोकस करना चाहिए, वो यही 5 एरियाज है। और यही 5 एरियाज, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं आपको बोलूं, अगर किसी ने कैट में इन्हीं 5 एरियाज को मास्टर कर लिया, तो आराम से उसको कैट में लेट से अगर 5 सेट्स आ रहे हैं जो करंट पैटर्न है पेपर का, उस 5 सेट में आराम से 3 सेट्स तो वो इन्हीं एरियाज को ब्रेक करके निकाल सकता है।
इवन विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स। 3 सेट्स पेपर में आपको ऑलमोस्ट इन्हीं 5 एरिया से मिलते हैं। सो दिस बिकम्स 60% ऑफ द सिलेबस, राइट, समझे? दिस इज ऑलमोस्ट 60% ऑफ द एंटायर सिलेबस। क्लियर? अब इस फेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोल रहा हूं, इसमें आपका ना बहुत बड़े बड़े टारगेट्स होने ही नहीं चाहिए। इस फेज में आप कोई मॉक टेस्ट नहीं लिखोगे, इस फेज में आप फिलहाल कोई टॉपिक टेस्ट भी नहीं लिखोगे तो चलेगा, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 2-3 मंथ्स, राइट? जैसे नवंबर में मान लो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अब आप ये समझ लेना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड लेट्स से ऑल्सो फरवरी, आप यहां पे फ्री स्टाइल सॉल्व करो। फ्री स्टाइल सॉल्व करने का मतलब आपका शुरुआत फेज में सिर्फ एक सिंपल सा टारगेट होना चाहिए, आई विल बी सॉल्विंग 1 सेट पर डे, ज्यादा नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, कुछ भी नहीं। I'll be solving only 1 set per day, but I'll be solving 1 set per day for the next 6 months. अगर आप हर दिन एक सेट सॉल्व कर रहे हो तो मंथ में अप्रोक्सीमेटली आप 30 सेट सॉल्व करोगे। 6 मंथ्स में जो आपका ये फेज था, 180 सेट्स आप खुद से सॉल्व करोगे। अब ये खुद से सॉल्व करने वाली चीज बोल रहा हूं, लेट से आप क्लासेस कर रहे हो तो क्लास में आपके एडिशनल सेट्स भी सॉल्व होंगे, तो 180 का नंबर बहुत ऊपर जाएगा। बट इवेंचुअली जो आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी उस चीज के बारे में बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए अपने एंड पे, तो आपका टारगेट होना चाहिए 1 LRDI सेट पर डे। और ये सेट सॉल्व करने के लिए आपको कोई टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आप इस तरीके से मत इनिशियल फेजेस में सोचना कि मेरे को एग्जाम में तो कोई सेट 8 मिनट में सॉल्व करना है, 10 मिनट में सॉल्व करना है, 12 मिनट में, 15 मिनट में, डिपेंडिंग कि आप कितने सेट्स का ओवरऑल टारगेट कर रहे हो, तो आप वो अपनी कैलकुलेशन देख लेते हो। वो आपका टाइम का लिमिटेशन आपको स्टार्टिंग में लेके आना ही नहीं चाहिए। अभी आप फ्री स्टाइल सीखने वाले फेज में हो, तो आप एक सेट लेके बैठो और उसको तब तक सॉल्व करो जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाता। आपको सोल्यूशन दिख रहा है कहीं पे, इस पर्टिकुलर सेट का सोल्यूशन है, उसको देखने की जरूरत भी नहीं है, यू डोंट नीड टू सी दैट सोल्यूशन, रिफ्रेन फ्रॉम सीइंग दैट सोल्यूशन, अपने आप को कंट्रोल करो एंड ये सोचो कि मेरे को सोल्यूशन देखना ही नहीं है, मे बी आई हैव टू लाइक सिट विद अ सेट फॉर 2-3 आवर्स, 4 आवर्स, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप किसी भी पर्टिकुलर सेट को इनिशियल फेजेस में लेके बैठोगे और उसमें ड्रिल डाउन करोगे, जितना जद्दोजहद करोगे, दैट्स द राइट वर्ड फॉर इट, स्ट्रगल करोगे, सीखोगे उस पूरे प्रोसेस में, उतना ही आपका ये ब्रेन क्या होगा, इस एरिया के लिए, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए क्या होता है, डेवलप होता है। तो आपका इनिशियल टारगेट ये होना चाहिए। एंड ऑल्सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट वन थिंग, आप ना एक जर्नल मेंटेन करो अपने लिए, एक डायरी मेंटेन करो। आप हर दिन जो भी सेट सॉल्व करो, किसी भी एरिया का हो सकता है, उसको हम टॉपिक वाइज, हम जब क्लास में पहुंचेंगे तो हम डिवाइड कर देंगे कि पहले ये कर ले, पहले ये कर ले, पहले ये कर ले। बट हर दिन जब भी आप कोई सेट सॉल्व करो तो जर्नल मेंटेन करो, डायरी मेंटेन करो सॉरी, और इसमें आप ये लिखो कि इस पर्टिकुलर एरिया का ये सेट था, आपको सॉल्व करने में इतना टाइम लगा और इतनी आपकी एक्यूरेसी थी, लेट से, एंड उसके बाद उसमें आपको सीखने को क्या मिला। ऑलवेज मेक अ नोट ऑफ दैट, लाइक सेट इन योर जर्नल या डायरी, कि इस पर्टिकुलर सेट में मेरे को ये नया सीखने को मिला, ये नया आइडिया था, ये मेरे को पहले से कुछ नहीं आता था। नंबर ब्रेक करना था, 10 को 4 नंबर में ब्रेक करना था, हर नंबर एटलीस्ट 1 होना चाहिए और चारों नंबर डिस्टिंक्ट होना चाहिए। 1 2 3 4 इज दैट ओनली पॉसिबिलिटी। शुरुआत में ये आपको क्लिक नहीं करेगा, बट आज से 6 महीने बाद जाके ये आपको कॉमन सेंस दिखेगा, फिर आप बोलोगे कि अरे ये क्या सिंपल सी चीज है। इनिशियली नहीं लगेगा, आपको वो याद हो जाएगा, 1+2+3+4 इज 10। ऐसी छोटी छोटी बातों को अपने जर्नल में नोट करने की कोशिश करो, दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन योर प्रिपरेशन, राइट? सो इनिशियल फेजेस में जो फाउंडेशन फेज है, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। हर दिन एटलीस्ट एक सेट का टारगेट बनाएंगे, एटलीस्ट भी छोड़ो, तुम एक सेट का टारगेट बना लो, लेकिन अगर हर दिन कर पाए ना तुम, तो बहुत बड़ा नंबर आप अचीव कर सकते हो, राइट? एंड सोल्यूशन नहीं देखेंगे, हर दिन हम एक सेट लेके बैठेंगे और जितना भी मेरे को उसमें एफर्ट डालना है मैं डालूंगा विदाउट फेल, राइट? सोल्यूशन के पीछे हम नहीं भागेंगे। एंड ये ऑलमोस्ट आपका 60% सिलेबस का पार्ट कवर करता है। इस फेज में पहले 3-4 महीने जब हम इस तरीके से चीजें सॉल्व कर लेंगे, तब हम अपने आप से एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत हम एक टाइम्ड एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो लास्ट के इन 6 मंथ में, लास्ट के 2 मंथ में हम टॉपिक टेस्ट वगैरह भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियल आपको टॉपिक टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, पहले आप फ्री स्टाइल सॉल्व करो फॉर द फर्स्ट 3-4 मंथ्स,
when you get a bit comfortable with this particular subject, तो फिर आप यहाँ से थोड़े बहुत टॉपिक टेस्ट भी लिखने स्टार्ट कर सकते हो. देन लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द सेकेंड एरिया. सेकेंड फेज हमारा प्रैक्टिस एंड पैटर्न फेज है. नाउ इस पर्टिकुलर फेज में हम पहले तो क्या करेंगे, हम थोड़े और एडवांस टॉपिक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो दो तीन चीज है इस पर्टिकुलर फेज में. ये फेज हमारा बेसिकली रेंज करेगा मई से लेके अगस्त तक. तो मई से लेके अगस्त तक जो हमारा रिमेनिंग सिलेबस है, पहले तो हम उस पर फोकस करेंगे और वो क्या होगा, एडवांस पार्ट होगा. जितना आपने फर्स्ट फेज में कवर करा है, उन्हीं चीजों को मिक्स कर करके जो हमारे सब्जेक्ट्स, जो हमारे टॉपिक्स है, उनको कवर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल गेम्स एंड टूर्नामेंट्स हो गया, वेन डायग्राम्स हो गए, राइट. देन उसी के बाद रूट्स एंड नेटवर्क्स हो गया. आरएनटी लिख दे रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं सबको. रूट्स एंड नेटवर्क्स हो गया. एंड इसी के साथ आपका स्केड्यूलिंग हो गया. ये चार टॉपिक्स हम नेक्स्ट वाले फेज में कवर करना चाह रहे हैं. मई, जून, जुलाई, अगस्त. थोड़े से एडवांस टॉपिक्स है और मेहनत लगेगी, बट ये आपको तब इजी लगेगा जब आप पहला फेज बहुत ईमानदारी से कवर करके आओगे. तो नेक्स्ट फेज में हमारा टॉपिक के बेसिस पे आपको ये चार टॉपिक्स कंप्लीट करने चाहिए. एंड यहां पे जाके आपका सिलेबस का ऑलमोस्ट 95% पार्ट कंप्लीट हो चुका होगा. 5% बचा किस चीज के लिए, छोटे छोटे और मिसलेनियस एरियाज रह जाते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का कभी वंस इन अ वाइल क्वेश्चन आ जाता है, राइट. इस टाइप के जो सेट्स हैं, क्यूब्स वगैरह पे बहुत रेयरली आता है, बट हाँ वो 5% में हम उसको श्रिंक कर सकते हैं. बट 95% सिलेबस आपका अगस्त तक कंप्लीट हो जाना चाहिए. ऑल्सो इस पर्टिकुलर फेज में आपका क्या हो जाना चाहिए, टेस्ट टेकिंग वाला पार्ट. अब आपका उस वाले फेज में आपको एंटर करना पड़ेगा. तो टेस्ट टेकिंग वाले पार्ट में आपको सेक्शनल्स प्लस टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल्स प्लस टॉपिक टेस्ट पे एक्चुअली में मूव ऑन करना पड़ेगा. प्राइमरीली टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शनल में आपका जो सेक्शनल का टारगेट होना चाहिए इस पर्टिकुलर फेज में मई से लेके अगस्त तक, उसमें आपका एवरी वीक और एवरी ऑल्टरनेट वीक आपको एक सेक्शनल लिखना चाहिए. वन सेक्शनल पर वीक भी कर सकते हो या पर 2 वीक्स भी कर सकते हो. ठीक है. अगर आप टॉपिक टेस्ट फॉर एग्जांपल ज्यादा सॉल्व कर रहे हो, तो आप 1 पर वीक सेक्शन लिख लो. एंड टॉपिक टेस्ट आप 3 से 4 टॉपिक टेस्ट पर वीक कर सकते हो. दैट वुड बी अ वेरी वेरी गुड नंबर, बिकॉज आप एनीवेज प्रिपरेशन कर रहे होगे, चीजें रिवाइज कर रहे होगे, नए टॉपिक्स कर रहे होगे. सो अगर आप ये भी मैनेज करते हो, इट इज मोर देन एनफ. बाकी अगर आप हर 2 वीक में लिखते हो एक सेक्शनल, तो थोड़े और टॉपिक टेस्ट भी हम जोड़ सकते हैं. इसमें हम कम से कम 5-6 टॉपिक टेस्ट ऐड कर सकते हैं, राइट. ये हमारा सेकेंड फेज होना चाहिए. एंड हमारा प्रिपरेशन में हमेशा फोकस ये होना चाहिए कि थोड़ा हम एडवांस लेवल प्रिपरेशन करें, राइट. पैटर्न्स फिगर आउट करने की कोशिश करें, राइट. सिर्फ कोर आइडियाज पे नहीं लिमिटेड रहेंगे. कोर आइडिया से बढ़ के मल्टीपल टॉपिक्स के हम क्वेश्चन करें, जहां पे मिक्स लॉजिक रहता है. कुछ पार्ट हमारा क्या रहेगा, जैसे अरेंजमेंट का इन्वॉल्व हो गया, कुछ पार्ट हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का इन्वॉल्व हो गया, कुछ पार्ट हमारा कंडीशनलिटीज का इन्वॉल्व हो गया. दैट इज अ एडवांस नेचर या एडवांस लेवल ऑफ लॉजिकल रीजनिंग प्रॉब्लम. तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स में हमें मूव ऑन करना पड़ेगा सेकेंड फेज में. इंपॉर्टेंट ये है ध्यान रखना. और यहाँ पे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आप अपना 95% सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे. एंड इसके बाद विल मूव ऑन टू द लास्ट फेज, द पीक फेज. और इस फेज में आपका जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आप जिस पे आप फोकस करते हो, दीज आर फुल लेंथ मॉक्स. फुल लेंथ मॉक्स प्लस सेक्शनल टेस्ट, वो अभी भी हम कंटिन्यूड रखेंगे. टॉपिक टेस्ट यहां से पहले तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए. इस फेज में टॉपिक टेस्ट पे हम नहीं रहते हैं. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में फुल लेंथ मॉक्स होने चाहिए, सेक्शनल टेस्ट होने चाहिए. इसी के साथ टेस्टिंग के टर्म्स में तो आपको इस पे फोकस करना है. और लास्ट में प्रिपरेशन टर्म में दो चीजें हैं. एक तो बहुत इंपॉर्टेंट, रिवीजन करते हैं. तो ये रिवीजन में पता है क्या चीज सबसे हैंडी आने वाली है, जो आपने स्टार्टिंग में जर्नल मेंटेन करा होगा ना, नए नए लॉजिक और ये सब कुछ सीखे होंगे, अच्छे सेट्स को नोट डाउन करा होगा, वो आ जाएगा रिवीजन. तो प्लस आपकी जर्नल जो आपने एंट्री करी होगी, प्लस एडवांस प्रैक्टिस सेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बूस्टर सेशंस करते हैं.
तो इसमें आपके और नए सेट्स और अच्छे सेट्स, एग्जाम लेवल प्रैक्टिस, एक टाइम एनवायरनमेंट में ढेर सारे बच्चों के साथ साथ में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोज आर बेसिकली बूस्टर सेशंस। ये आपका लास्ट फेज होना चाहिए। एंड मैं आपको बोल रहा हूं वेरी वेरी ऑनेस्टली, अगर किसी ने ये प्लान फॉलो कर लिया, ये रोड मैप अगर कोई फॉलो कर रहा है, राइट, और ईमानदारी से फॉलो कर रहा है, एलआरडीआई के सेक्शन डिफिकल्ट नहीं रह जाएगा। एंड द लाइक बेस्ट पार्ट अबाउट स्टार्टिंग अर्ली, नवंबर में अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इट कम्स विद अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज तो कुछ भी नहीं है, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। उसमें से सबसे बड़ा है कि आप स्लोली एंड प्रोग्रेसिवली अपना सिलेबस लेके बढ़ सकते हो, जिसमें आपको कभी प्रेशर फील नहीं होगा, रश फील नहीं होगा। लेकिन सिर्फ तभी नहीं फील होगा कि अगर हम नवंबर में स्टार्ट कर रहे हो और हम सिर्फ एक सेट पर डे, जो मैंने आपको फाउंडेशन फेज में बोला, वो हम एटलीस्ट कर रहे हैं। अगर आप वो नहीं करोगे, अगर आप नवंबर में ज्वाइन कर लेते हो और मार्च तक ऐसे बैठे हुए चिल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो फिर आप उसी स्टूडेंट के बराबर हो जाएगा लेट से जो मार्च में स्टार्ट कर रहा है, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो स्टार्टिंग अर्ली कम्स विद एडवांटेजेस, बट इट इज यू हु हैज टू एटलीस्ट सी दैट एडवांटेज एंड टेक दैट एडवांटेज, राइट। सो अर्ली स्टार्ट से आपको ये बेनिफिट होने वाला है। और अगर मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी ने इसको ईमानदारी से पूरा फॉलो कर लिया, एलआरडीआई सेक्शन डिफिकल्ट तो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा। वो उसके लिए एक्चुअली में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन भी बन सकता है, राइट। बड़ी अजीब सी बात है, बट एलआरडीए सेक्शन सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन भी बन सकता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। नाउ फाइनली आफ्टर दिस प्लान इज डन, तो मैं आपको बोल रहा था कि जो हमारा पर्टिकुलर बैच आने वाला है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज ये 3rd ऑफ नवंबर से ही स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो एलआरडी सेक्शन आपके लिए इजी सेक्शन बन जाए, स्कोरिंग सेक्शन बन जाए, तो परसेंटाइलर बैच हमारा 3rd से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के सारे फीचर्स हमारे पास स्क्रीन में ऑलरेडी है। मैंने एक लास्ट वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था कि इस पर्टिकुलर बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। ऑल्सो इस पर्टिकुलर बैच के 3 वेरिएशन हैं डिपेंडिंग ऑन द फीचर्स, राइट। प्रो, एलीट एंड लेजेंड, उसमें अलग अलग फीचर के करस्पॉन्डिंग आपकी प्राइसिंग रखी गई है। प्रो अगर सिर्फ तुम स्कैट के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, जीडीपीआई वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, तो प्रो है। एलीट में आपको कैट के साथ ओमेट्स की भी बाकी एग्जाम जैसे जैट हो गया, स्नैप हो गया, एनमैट हो गया, इनकी भी प्रिपरेशन आपको मिलेगी, उनके भी मॉक्स मिलेंगे, तो वो सब कुछ आपका एलीट में है। लेजेंड में एलीट से क्या डिफरेंस है, बेसिकली लेजेंड वाले बैच में आपको 1-to-1 मेंटरिंग भी मिलेगी, आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। साल में आप 5 to 6 टाइम्स अपने मेंटर के साथ कनेक्ट भी कर सकते हो, उनसे आप अपने डाउट्स भी क्लियर करा सकते हो। ऐसे वाले डाउट्स नहीं जो क्लास में होंगे, वो तो एनीवेज आपका लाइव क्लास में कवर हो जाता है। ऐसे डाउट्स जो लेट्स से प्रोफाइल रिलेटेड है या फिर कुछ भी आपकी पर्सनल प्रिपरेशन रिलेटेड है, वो सब कुछ 1-to-1 मेंटरिंग में जो हमारा एक कोर फीचर है, राइट, वो सब कुछ आपको मिलता है, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन द फीचर्स यू वांट टू अवेल फॉर गो फॉर अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑन दिस। इस पर्टिकुलर चीज का वीडियो भी मैंने लास्ट टाइम पे बना रखा था। और जैसे कि मैंने आपको बताया है बेसिकली कि एलआरडीए में इस तरीके से स्टार्ट करके इस तरीके से जाना है, वो सब कुछ इस पर्टिकुलर बैच में मैं उसी फ्लो में एक्चुअली में चीजें कवर कराता हूं, राइट। एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। सो दिस was all about this particular सेशन। आई होप आपको चीजें समझ में आई, आपको ये भी समझ में आया कि अगर हम एक प्लान फॉलो करें, एक प्रॉपर रोड मैप फॉलो करें, सो चीजें इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं एलआरडीए में जितना हमें लगता है, जितना हम अज्यूम करते हैं। स्टिल अगर तुम्हें कोई भी डाउट्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस सेशन या विद रिस्पेक्ट टू दिस बैच, तो बैच के लिए तो आप जो नंबर्स दिए गए इन पे कॉल करके आप टीम से इंक्वायर भी कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। बाकी प्रेपरेशन रिलेटेड अगर आपको कुछ भी फिर भी डाउट आता है तो इसी पर्टिकुलर के वीडियो पे आप कमेंट्स भी डाल सकते हो। अगर तुम्हें ये वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, तो इस पर लाइक वगैरह भी कर सकते हो ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, राइट। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय।